हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के बाद का चीजें जो मैंने बोला था। म्यू मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बता दिया था। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो इसके लिए बेटा सिंपल सी बात है कि ये सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, एम मास का। तो बेटा आपको मालूम है क्या लगेगा, एम जी नीचे की साइड लगेगा, ठीक। इसके जैसा अपोजिट क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक। इधर की साइड आप लेट सपोज करिए एक फोर्स लगाए तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एफएस, ठीक, जो किसके बराबर होगा, म्यू, और उसके नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच एक फोर्स लगता है जो कि उसका क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि नॉर्मल से रिजल्टेंट फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है वही हमारा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो ये था हमारा गिवन चीज है। अब बेटा एक चीज बताइए, आपने कंपोनेंट ब्रेकिंग तो पढ़ी होगी, कंपोनेंट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। बेटा ये बताइए कि ये अगर कोई रिजल्टेंट है, मीन्स एन इसका कुछ पार्ट होगा और म्यू एन का भी इसमें कुछ पार्ट होगा, ठीक। वो पार्ट कितना होगा, बेटा यहां से एंगल बना रहा है तो इसका मतलब यहां क्या होगा, एस कॉस थीटा या कॉस लैम्डा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एस साइन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा एंगल है। तो बेटा जो फ्रिक्शन है वो किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, और जो नॉर्मल फोर्स हुई वो किसकी वजह से थी, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, इसके वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये फ्रिक्शन आया, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम, बेटा सिंपली वेक्टर है, आपको वेक्टर में रिजॉल्व करना मालूम है कि अगर कहीं से भी एंगल बनता है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है वो होता है, लेट्स सपोज करिए कोई पी वेक्टर है तो ये हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका पी साइन थीटा, ठीक। वैसे ही इसके अलोंग ये बना है एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एस कॉस लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा, एस साइन लैम्डा। तो बेटा यहां से आपको एक चीज दिखेगी कि जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर है, एस कॉस लैम्डा के, और ये जो म्यू एन है ये किसके बराबर है, एस साइन लैम्डा के, ठीक बेटा। तो देखिए ये रहा मेरा इक्वेशन 1 और ये रहा मेरा इक्वेशन 2, इन दोनों को क्या किया मैं डिवाइड करता हूं, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2, ये किया तो क्या होगा बेटा, ये बनेगा 1 अपॉन म्यू, साथ ही साथ क्या बनेगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बनेगा, कॉस लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा, ठीक। बेटा इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी म्यू, लैम्डा नहीं म्यू, इसको रिवर्स किया, फ्लिप किया तो ये क्या हो जाएगा, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, और साइन अपॉन कॉस लैम्डा क्या होता है बेटा, tan लैम्डा। यही हमारा रिलेशनशिप था, यही हमारा क्या था बेटा, रिलेशनशिप था, ठीक। अब अगला क्या करना है, ओके। तो बेटा ये था हमारा रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात जो करते हैं वो देख लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ एक्स्ट्रा बात। बेटा ऐसा करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर कीजिए और उनको जोड़ दीजिए, मीन्स इक्वेशन 2 को स्क्वायर कीजिए और इक्वेशन 1 को स्क्वायर कीजिए और इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ने पे क्या होगा, एलएचएस क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, और आरएचएस क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, एक मिनट, यहां से एन स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक। यहां से एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा, ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि बन होती है। तो बेटा यहां देखिए एस स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एन स्क्वायर
1 प्लस म्यू स्क्वायर के हो गया। ठीक है बेटा, अब एक काम आप ये कर सकते कि बेटा म्यू यहां पे क्या है, यहां पे बेटा म्यू क्या है 10, यहां पे वैल्यू पुट कर दो एन स्क्वायर, यहां क्या लिख सकते बेटा 1/10 स्क्वायर लैम्डा, म्यू की वैल्यू को क्या लिख सकते बेटा 10 स्क्वायर लैम्डा। तो बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर लैम्डा क्या होता है सेक स्क्वायर लैम्डा, तो एन स्क्वायर सेक स्क्वायर लैम्डा हो सकता है। ठीक बेटा, स्क्वायर में सब कैंसिल हो जाएगा, तो एस क्या बचेगा केवल हमारे पास एन, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो और लैम्डा के बीच में क्या हुआ रिलेशनशिप मिल गया। देख लो एक बार चेक कर लो। ठीक है, ठीक बेटा, तो जो अगर मैं कभी भी पूछे या पेपर अगर पूछे कि रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो आपको सिंपली यहां तक करना है, ये एक्स्ट्रा था। ठीक है, ये क्या था एक्स्ट्रा था। अब बात करते हैं बेटा एंगल ऑफ रिपोज की। बेटा आपने ये तो सब आप सुना ही होगा कि जैसे जैसे एक आपने क्या लिया लकड़ी की क्या ली तख्ती ली, ठीक है, साइड ले लिया कुछ भी लकड़ी का, ठीक है, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, अब मैं इसको क्या करूंगा धीरे धीरे उठाऊंगा, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना होगा, किस पॉइंट पे आके बॉडी अपने आप अपने वेट के कारण मूव करने लगेगी, तो वो जो मिनिमम एंगल जिस पे बॉडी ऑटोमेटिक मूव करने लगती है वही हमारा क्या कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या एंगल ऑफ रिपोज की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट मिनिमम एंगल at which that minimum angle of an inclined plane, that minimum angle of an inclined plane, बेटा inclined होना चाहिए, यही जरूर ये इंपॉर्टेंट है, that minimum angle of an inclined plane at which body starts sliding due to its own weight, अपने वेट के कारण ही बेटा क्या करेगी बॉडी स्लाइड करने लगेगी। ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ठीक, यही आपका एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन है, दैट मिनिमम एंगल एट विच द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग बाय इट्स ऑन वेट। ठीक है, बट इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इंक्लाइंड प्लेन के लिए है, किसी भी प्लेन के लिए इंक्लाइंडेड होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था आपका एंगल ऑफ रिपोज। बेटा एक थ्योरम समझ लीजिए, जैसे तो आप सोचोगे कि फिजिक्स में थ्योरम कहां से आ जाती हैं, ठीक है, फिजिक्स में तो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक, मगर थ्योरम भी होती है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है, ठीक है, वो होती है। तो बेटा एक ऐसा ही एक स्टेटमेंट है, तो ऐसा हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन है शो दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन is equal to angle of friction is equal to angle of repose
when a body placed on an inclined plane, when a body placed on an inclined plane, ठीक, is at the condition of limiting, is at the condition of क्या था, limiting equilibrium of limiting equilibrium. बेटा हमें ये प्रूफ करना है कि जो म्यू होता है, सॉरी जो थीटा होता है, वही हमारा क्या होगा, लैम्डा के बराबर होगा। मीन्स जो एंगल ऑफ रिपोर्ट होगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए इसके लिए कंसीडरेशन करते हैं। ये कोई इंक्लाइनेड प्लेन है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। जैसे थीटा बनाया, इस लिमिटिंग को भी मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग लिख लेना लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है बेटा। ये हमारा एम मास का है, ठीक है। तो ये क्या किया बेटा, इधर स्लाइड करने लगा। अब बेटा मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक। बेटा हमें मालूम है कि जो मास होता है वो हमेशा वर्टिकली होता है, mg, ठीक। अब बेटा मास mg नीचे की साइड होता है, ऐसे ही जो हमारा नॉर्मल फोर्स होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एन से मार्क कर दिया, ठीक है। सरफेस के नॉर्मल हो गए, ऐसे मत कर देना सीधे, सरफेस के नॉर्मल हो गए, सरफेस टिल्ट है तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, हमारा टिल्ट हो जाएगा, ठीक। तो और क्या क्या गिवन है, बस इतनी सी चीजें गिवन है। अब बेटा यहां पे हमें क्या पहले निकालना है, हाँ यहां पे एक चीज और, रिजल्टेंट क्या होगा। बेटा रिजल्टेंट हमें मालूम है क्या, कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में होती है रिजल्टेंट। इसको मैं कुछ एस नाम दे रहा हूं, ठीक है, इसको कुछ एस नाम दे दिया, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में रहेगी, ठीक है। तो बेटा अगर ये नॉर्मल है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा होगा, इस साइड लग रहा होगा म्यू है, ठीक। अब बात यह है कि बेटा ये थीटा एंगल है, और हमें मालूम है कि बेटा इसको थोड़ा और लंबा करके नीचे mg दिखाएं, क्योंकि mg हमेशा वेट क्या होता है, परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में होता है। बेटा ये 90 तो ये कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा बनाएगा। अब बेटा इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं तो कुछ कंपोनेंट ये है, ठीक है। बेटा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, हमें मालूम बेटा कि नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इस नॉर्मल के ये मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये भी क्या होगा, ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा, 90 होना चाहिए, क्योंकि ये सरफेस नॉर्मल के जस्ट पीछे लेके गया हूं। तो ये अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी तो परपेंडिकुलर होगा ना नीचे वाले सरफेस के। तो बेटा ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये एंगल सिर्फ क्या हो जाएगा, थीटा, क्लियर है। अब बेटा ये एंगल अगर थीटा हो गया तो एक बात बताइए, यहां लॉजिक से आप दे सकते हो, बेटा अगर ये एंगल थीटा हो गया तो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, सेम होगा। अब बेटा ये एंगल और ये एंगल सेम होगा तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको मालूम है कि जो लैम्डा होता है, क्या होता है, जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, नॉर्मल से रिजल्टेंट के बीच का एंगल ही होता है। तो देखिए लॉजिक से ही आप सॉल्व कर सकते हैं इसको प्रूफ। जो हमें बोला एंगल ऑफ रिपोर्ट ये है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, लैम्डा। देखिए नॉर्मल से एस के बीच में तो लैम्डा होता है, तो ये तो लॉजिक है, बट वी वांट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। हमें क्या चाहिए बेटा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो अभी हम इसको लैम्डा ना कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। अब इसको थीटा ही कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है बेटा। और डस्टर ले लें। तो बेटा अब थीटा में कंसीडर करके चलूंगा तो बेटा देखिए ये mg है,
क्या है, mg। तो इस mg का थीटा एंगल पे क्या कंपोनेंट होगा, mg cos थीटा। इस mg को मैंने रिजॉल्व किया है, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर ये रहा, ये हमारा क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो गया, ठीक बेटा। बेटा mg के इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस mg cos थीटा, परपेंडिकुलर एक्सिस mg sin थीटा। तो ये जो बॉडी एक्चुअल में मूव कर रही है इस डायरेक्शन, वो mg sin थीटा कंपोनेंट के कारण कर रही है। और mg sin थीटा कंपोनेंट कैसे आया, वेट के कारण आया। इसीलिए मैंने जब एंगल ऑफ रिपोज बोला तो वहां ये बोला था कि अपने वेट के कारण वो मूव की है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई गई है, वो अपने वेट के कारण मूव की गई है। क्यों, क्योंकि ये रहा है उसका वेट और एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो मिनिमम एंगल जिसपे ये बॉडी स्लाइड करने लगेगी अपने वेट की वजह से, वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो बेटा अब यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा m mg cos थीटा के बराबर हो जाता है और mg sin थीटा म्यू n के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं क्या, एट द कंडीशन ऑफ एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बेटा n जो है वो किसके बराबर हो गया, mg cos थीटा के, ये क्वेश्चन 1 बोल दिया, ठीक। एन mg cos थीटा के, mg sin थीटा किसके बराबर हो गया बेटा, म्यू n के। बेटा 1 2 को डिवाइड कर दो, या 2 1 को डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से 1 को डिवाइड कर दो, डायरेक्ट फिर फ्लिप कराने से अच्छा है कि tan थीटा बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो बेटा हमारे पास बचेगा क्या, म्यू mg mg कट जाएगा, यहां क्या बचेगा बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बेटा इसी को क्या बोलते हैं, tan थीटा। बट बेटा हमें क्या मालूम है कि जो म्यू होता है वो क्या होता है, tan लैम्डा के बराबर। Since we know that mu is equal to tan lambda, from where it is find out, from the relationship between the coefficient of friction and the coefficient of friction and the angle of friction, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन हमने ये फाइंड आउट किया। तो अच्छा अब ये बात बताओ बेटा, म्यू की जगह मैं अगर रिप्लेस कर दूं tan लैम्डा को तो क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन से मान, तो 3 इंप्लाइज क्या कर रहा है, इक्वेशन 3 मुझे क्या बता रहा है कि tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan लैम्डा क्या किसके बराबर हो जाएगा बेटा, tan थीटा के। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फंक्शन सेम है तो एंगल भी क्या होंगे, सेम, तो लैम्डा इज इक्वल टू थीटा, ठीक बेटा। मैथमेटिकली जानना चाहो मैथमेटिकली जान लो, और लॉजिकल जानना चाहो तो ज्योमेट्रिकल बेसिस पे लॉजिक भी कर सकते हो, ठीक है। बट पेपर में तो लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव होता तब तक आप फिक्स कर दिए होते लॉजिक से ही, ठीक है। तो ये था आपका एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। अब बेटा बात करते हैं, अगला टॉपिक तो मुझे भी नहीं मालूम क्या बात करने वाले हैं, देखना पड़ेगा अगला टॉपिक क्या है। सही बेटा, एप्लीकेशन है, वही एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। पहली हेडिंग है राउंडिंग ऑफ लेवल कर्व रोड, राउंडिंग ऑफ बेटा स्पेलिंग देखते रहना, यहाँ पे ज्यादा ग्रामर यूज नहीं करनी रहती है, ठीक है। कर्व्ड रोड या कर्व रोड, ठीक है, समझ जाना, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, फोर्स मालूम नहीं है, ग्रामर यूज करते जाओगे तो बस केवल ग्रामर ही यूज कर पाओगे, ठीक है, फोर्स नहीं निकाल पाओगे। बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई रोड मुड़ती है या उसमें कुछ कर्व आता है, मोड़ आता है, ये समथिंग, कुछ रोड ऐसे होती है ना, अरे कई चौराहों पे आपने देखा होगा एक सर्कल में आते तो घूम के जाना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा अब तो गाड़ी तो मैं बना नहीं सकता,
समझ जाना यार, समझ जाना, यही गाड़ी है मेरी, ठीक है। आदि चश्मा लगा के है, चलिए ठीक है बेटा। अब एक बात बताइए, गाड़ी चल रही है, गाड़ी को मुड़ना है, अगर मैं गाड़ी को टर्न ना कराऊं तो क्या होगा? वो तो अपनी इनिशियल स्टेट को ही फॉलो करना चाहिए, मीन्स वो कर्व रोड से हमेशा क्या करना चाहिए? स्ट्रेट पाथ में दूर जाना चाहिए। मीन्स अगर कोई कर्व है बेटा तो किसी सेंटर के लोग तो कर्व बनाया गया होगा, तो वो गाड़ी क्या करना चाहिए? हमेशा इससे दूर भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन मूव करेगी वो इसी डायरेक्शन मूव करने की बात करेगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक। बट हमें क्या करना है? मूव कराना है, ठीक है, इसी रोड पे मूव कराना है। तो बेटा यहां पे एक रोल प्ले करता है फ्रिक्शन, और वो क्या करता है बेटा कि अगर कोई कर्व सरफेस है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तभी वो बॉडी क्या कर सकेगी? मूव कर सकेगी। मैंने पहले बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स स्यूडो फोर्सेस नहीं होती है। स्यूडो फोर्सेस कब लगती हैं? जब हम उस बॉडी पे बैठ जाएं। बट अभी हम लोग केवल बॉडी पे बैठे नहीं है, हम दूर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट कोई नहीं लाएगा, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं भैया कि ये जो कर्व है, तो इसका मतलब क्या हो बेटा? कर्व है तो सेंटर से होगा कुछ डिस्टेंस, जाहिर सी बात होगा कुछ हाई डिस्टेंस इस सेंटर का होगा कर्व का, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है बेटा कि अब इस हमें रोड पे अगर मेंटेन करना है अपने आप को, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। क्योंकि हम क्या है, गाड़ी को सीधे लेते आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा? रोड से दूर चला जाएगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है? इस कर्व रोड पे ही रहना है। तो इसलिए क्या करता है कि एक फ्रिक्शन होता है, वो क्या करता है? सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जो हमें प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फ्रिक्शन के सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हम इस रोड पे अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं इस कर्व पे। अदरवाइज क्या होगा? निकल जाएगी गाड़ी रोड से बाहर, अगर पुल बुल रहा तो नीचे कूद पड़ोगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या काम किया बेटा? फ्रिक्शन ने काम किया, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया उस कर्व रोड के लिए, जिसके बेसिस पे आप इस रोड से दूर नहीं, इस रोड पे क्या किए? मूव कर डाले, ठीक है, या मूव करे हैं, ठीक है। निगोशिएशन नहीं हुआ यहां पर, पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। इस रोड को पार नहीं किया है। इस रोड को अगर मुझे पार करना होगा, इस कर्व को पार करना होगा, तो जो वेलोसिटी इसकी रही होगी, वो वेलोसिटी इतनी रही होगी कि इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर सके? बराबर रह सके, या उससे कम रहे। फ्रिक्शन बेटा ये याद रखना, ये जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, इस कर्व की कुछ एक पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तब तक का तो केस सही है। मगर उससे कम होगी अगर फ्रिक्शन, अगर उससे फ्रिक्शन कम हो गई, तो बेटा क्या होगा कि ये जो गाड़ी है ये स्किड कर जाएगी, ठीक है, फिसल जाएगी। ज्यादा वेलोसिटी की ही गाड़ी फिसलती है, धीरे धीरे जो भी वेलोसिटी से चलता है उनकी गाड़ियां नहीं फिसलती हैं, क्योंकि जो टायर है वो रोड ऑफ कांटेक्ट से बहुत ज्यादा समय तक रहते हैं। पर जो तेज स्पीड में रहते हैं उनकी गाड़ियां हमेशा फिसलती हैं। कभी ये नहीं सुना होगा कि पैदल चलने वाला आदमी फिसल गया? अरे फिसल सकता है वो सरफेस की बेसिस पे, मगर मैं ऐसे नॉर्मल बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कम स्पीड की गाड़ियां कभी भी स्किड नहीं करती, हमेशा मैक्सिमम स्पीड जो जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है वही स्किड कर सकती है, ठीक है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए ये टायर है, तो टायर बेटा इस गाड़ी का क्या होगा? नीचे mg लग रहा होगा, और इस टायर की वजह से ऊपर एक N1 और इस टायर की वजह से एक N2 फोर्स लग रहा था। आगे दो टायर होंगे, पीछे दो टायर होंगे। ऐसे तो कोई गाड़ी है नहीं फोर व्हीलर जिसमें क्या हो, केवल आगे के दो टायर पीछे के हो ही ना, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या मालूम पड़ा कि हमारा जो N1 और N2 है, जो नॉर्मल फोर्स है, बाइक की भी बात उसी में कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है। तो जो N1 और N2 है, जो ये नॉर्मल फोर्सेज है, ये किसके बराबर होंगे बेटा? mg के। किसके बराबर होंगी? mg के बराबर होंगे, ये। अब बेटा यहां पे इस टायर की वजह से एक फ्रिक्शन F1 लग रहा होगा, और इस टायर की वजह से एक फ्रिक्शन F2 लग रहा होगा। बेटा फर्स्ट टायर की वजह से फ्रिक्शन जो लग रहा था वो क्या होगा? म्यू N1, क्योंकि नॉर्मल फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स है F1 को क्या होगी? म्यू N1, और जो F2 होगी वो क्या होगी? म्यू N2।
तो अगर सर की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, अरे सरफेस थोड़ी ना चेंज कर दी, जो म्यू को चेंज करोगे आप, म्यू को चेंज नहीं करना है, ठीक। तो बेटा ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल। मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आया है, फ्रिक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आया है, जिसके कारण इस कर्व पे हम अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकेंगे। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन कम रहा या फिर वेलोसिटी इतनी ज्यादा रही कि क्या हुआ, मोड़ने गए और क्या होगी, ओवर टर्निंग हो गई, ज्यादा कर्व बना के मुड़े और क्या हुआ, रोड के बाहर निकल गए, घास फूस में घुस गए आप लोग, ठीक है। तो बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाले, सपोज करिए यहां पे इसकी वेलोसिटी v थी, ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस फोर्स के से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कम हो गई, तो क्या होगा बेटा, काम बेकार हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा फॉर्मूला ही होता है mv²r, वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के सम की क्या होगा, से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ज्यादा हो गया बेटा, मींस वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। अब बेटा यहां वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, mv²r, इसको क्या करेंगे, μn1 प्लस μn2। अब बेटा म्यू को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, mv²r, म्यू कॉमन लोगे इक्वल टू n1 प्लस n2। बेटा n1 n2 को क्या लिख सकते हैं, mg, बेटा m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू जी आर, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में म्यू जी आर। बेटा वेलोसिटी इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो हमारी जो गाड़ी है वो क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी, ठीक। तो अगर मैं v मैक्सिमम की बात करूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, तो भी जगह घेर रहा है। बेटा अगर मैं v मैक्सिमम की बात करूं तो v मैक्सिमम क्या हो सकता है, v मैक्सिमम क्या होता है बेटा, v मिनिमम तो बहुत कुछ भी हो सकता है, मगर मैक्सिमम क्या हो सकता है, इक्वल टू के बराबर। तो v मैक्स क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, r म्यू जी। बेटा ये इक्वल टू का साइन क्या है, मतलब समझ रहे हो, इनइक्वलिटीज है, मीन v कम हो सकता है इस वैल्यू से, क्या हो सकता है, v कम हो सकता है इस वैल्यू से, और मैक्सिमम वैल्यू इस v की क्या हो सकती है, इसके बराबर। इससे अगर ज्यादा होगा तो बॉडी स्किड करने लगेगी, ठीक। तो बेटा ये है मैक्सिमम स्पीड, जो गाड़ी ये अटेंड करे तो क्या कर सकता है, आराम से इस कर्व पे घूम सकता है, ठीक। अब बेटा ऐसा समझना चाहो कि साइकिल लेकर नॉर्मल बंदा घूम रहा तो वो तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि v मैक्स इससे बहुत ही कम है, ठीक है। बट मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है इस कर्व रोड पे रहने के लिए, इस कर्व रोड पे रहने के लिए, वो है ये। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई बेटा तो फिर क्या होगा, खत्म। क्यों बेटा, सरफेस चेंज नहीं होगी, जी चेंज नहीं होगा, आर किसी एक पर्टिकुलर रोड के लिए सेम रहना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये सब चीज तो सेम रहेगी, हम वेलोसिटी तो बढ़ा सकते अपनी गाड़ी की। तो वेलोसिटी अगर मैंने बढ़ा दी, इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी बढ़ा दी, velocity of vehicle is greater than Vmax, तो फिर अपने आगे सेंटेंस बना लेना कि सीधे घास फूस में घुस जाओगे जाके, ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज ग्रेटर देन Vmax, then it is the case of vehicle speeding, then it is the case of
फिसल जाएगी गाड़ी, कंट्रोल में नहीं रहोगे, पुल रहा तो सीधे गंगा जी में गिरोगे। ठीक है, तो बेटा ये था ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट। एक बार मैं चेक कर लूं म्यू आर जी। हाँ, अब बेटा एक चीज, यहां पे हम कितनी वेलोसिटी मेंटेन करें ये केवल किस पे डिपेंड करता है, सरफेस कितनी स्मूथ है उस पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ किस पे डिपेंड करेगा कि जो कर्व बनाएगा उसकी रेडियस कितनी है, जो कर्व रोड है उसकी रेडियस कितनी है उस पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यहां देखिए आर, जी और म्यू पे। जी तो बेटा कांस्टेंट ही देना है क्योंकि अभी हम लोग ने बोला है कि जी हम अभी वैरी नहीं करा रहे हैं। ठीक है, आर और म्यू पे डिपेंड कर रहा है, जितनी स्मूथ रोड होगी उतनी क्या होगी, वेलोसिटी की केस कम होगी। क्यों? क्योंकि जितनी स्मूथ रोड होगी उतना फिसलने का चांस और ज्यादा रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज वी मैक्स जो है वो क्या होना चाहिए, आर पे डिपेंड करेगा। मीन जो रोड है उसके कर्व, अगर बेटा कोई रोड का कर्व है तो किसी सर्कल का ही तो पार्ट होगा, उस सर्कल की रेडियस जो होगी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि वी मैक्स किस किस पे डिपेंड करेगा। वी मैक्स ऐसे समझ सकते हो, वी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर एंड वी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो यह था आपका कर्व रोड के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। बेटा नए पुल से जब आप जाते हो तो देखते हो कि रोड चलते चलते थोड़ा हल्का में टिल्ट हो जाता है, टिल्ट बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाता है, वहां आप ज्यादा अच्छे से फील कर सकते हैं न्यू ब्रिज से कि रोड ऐसे जा रहा है। जब नीचे की साइड उतरते हैं नैनी से इलाहाबाद की तरफ जाएंगे तो लास्ट में क्या है, रोड ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो वो बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। ठीक है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है अब वो जानना है। उसमें भी स्कीडिंग का केस आता है बेटा, और यही वही सेम एक्सप्रेशन बनता है जो बेंडिंग ऑफ साइकिल का बनता है। बेंडिंग ऑफ साइकिल तो है नहीं, केस वही है, सबसे जनरल वही केस है बेटा, बेंडिंग ऑफ साइकिल उसी का एक पर्टिकुलर केस बन जाता है। ठीक, तो अगला क्या है हमारा टॉपिक, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है बेटा, ये मैं समझ लेना सर कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग का मतलब वो ना समझ लेना, बैंकिंग ऑफ रोड मतलब रोड का तिरछा हो जाना। तिरछा में अपने जैसे प्लेन अगर रोड ऐसे जा रही है तो रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर बेटा, जब रोड को मोड़ा जाता है तो रोड को थोड़ा सा एंगल क्या कर देते हैं, बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या हो, तीन पर्पज होते हैं उसको करने के। ठीक है, पहले पर्पज लिखवा देते उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बताएंगे। बेटा इनके तीन पर्पज होते हैं। इस बैंकिंग ऑफ रोड को बनाने का पर्पज क्या होता है, पहला होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शनल wear and tear of टायर, इतना ज्यादा फ्रिक्शन ना आ जाए बेटा कि टायर ही फट जाए। ठीक है, दूसरा टू अवॉइड स्कीडिंग, फिसलने से बचने के लिए। ठीक, और तीसरा क्या है हमारा, टू अवॉइड द ओवरटर्निंग। बेटा अगर ज्यादा लंबा बनाओगे कर्व उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, इस मैक्सिमम वेलोसिटी उतनी ही रिटेन करेगी। तो बेटा जब रोड कर्व बनाओगे ही आप तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बनाना पड़ेगा, पाथ बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर हाईवे पे हो आप तो हाईवे पे मैक्सिमम स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर, क्या 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो जब वहां पर कर्व आएगा बेटा तो क्या करोगे, ज्यादा कर्व बनाना पड़ेगा, मीन ज्यादा खर्चा आएगा। तो वहां क्या करते हैं, ये फिजिक्स का यूज करते हैं, ज्यादा कर्व को ना मोड़ के वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ब्रिज आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो कर्व होता है उससे
वो क्या होता है, वो जितना ज्यादा पार्ट ट्रेवल करता है वो कम हो जाता है उसको कर्व करने से। ठीक है, तो ये 3 पर्पज होते हैं हमारे क्या बैंकिंग ऑफ रोड के, कि फ्रिक्शन टायर पे ज्यादा ना लगे जिसकी वजह से टायर ना फट जाए, स्किड ना हो गाड़ी, और साथ ही साथ क्या ओवर टाइमिंग से बचे। ठीक है, तो बेटा पता नहीं क्या हो, आगे गाड़ी ज्यादा तेजी से रात में घुमा दी तो क्या हुआ, नीचे गिर पड़ोगे। ठीक है, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है, और जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कुछ चीजें गिवन रहेंगी, कोई है कि ये देखिए कर्व तो बनाएंगे, कर्व तो बनाना पड़ेगा। ठीक, बट साथ ही साथ क्या है उसमें कुछ बेस क्या कर देंगे, हल्का सा उठा देंगे, यहाँ कुछ ज्यादा ही बेस उठा दिया। ठीक है, बस तो भी ठीक, ये एंगल हम थीटा मान रहे हैं इसका, और क्या क्या चीज है, ये हाइट h है। ठीक है, ये जो हाइट है जो रोड को तिरछा किया गया उसकी हाइट क्या है, h है। ठीक, इसको O कर दिया। अब यहां पे इस गाड़ी को बनाना थोड़ा आसान है। ठीक है बेटा, ये तो गाड़ी सामने आ रही है। ठीक है, तो अब बेटा ये रहा हमारा केस। ठीक, इसका कुछ मास वास दिया है कि नहीं, इसका मास m दिया हुआ है और फ्रिक्शन म्यू है। ठीक, तो बेटा इसका क्या है, मास m दिया हुआ है। अब बेटा मास m दिया तो जाहिर सा m क्या लगेगा, नीचे की साइड लगेगा। कहोगे कि सर ये तो हमें मालूम है नीचे की साइड लगेगा। बेटा बॉडी क्या है, इधर की साइड मूव कर रही है, सामने की तरफ मूव कर रही है, तो इस कर्व्ड पाथ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, सरफेस पे तो यही लगेगा म्यू आर, और ये रहा इसका नॉर्मल आर। ठीक है, तो ये क्या लगा, म्यू आर लगा। बेटा ये म्यू आर है जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा वो मैं बता रहा हूं, म्यू आर क्या लगेगा, सरफेस के ये लॉन्ग लगता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं इधर की साइड में अगर वो लगेगा सरफेस के लॉन्ग, इसका कुछ कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बेटा क्या है, यहाँ पे कुछ फोर्स थी क्या, नहीं यहाँ पे कुछ फोर्स नहीं है। फिर ये है आपका ओवरऑल फिगर। ठीक, अब इससे हमें फाइंड करना है रिलेशनशिप। कैसे फाइंड करोगे बेटा, कंपोनेंट ब्रेक करो। बेटा नॉर्मल को पीछे लेके गए, ये मुझे mg cos थीटा देगा, क्यों, फिर वापस नहीं बताऊंगा, ये थीटा, ये 90 डिग्री थीटा, और ये एंगल 90 बनाता है तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब mg ओरिजिनल फोर्स है तो इसका एक कंपोनेंट क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे mg sin थीटा cos थीटा, और इसी के जस्ट इस डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा, mg। यार इस डायरेक्शन में थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ हो गई। डायग्राम में छोड़ बेटा, इस डायग्राम को छोड़ कर फिर डायग्राम में गड़बड़ हो गई तो क्या करें। कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना बेटा निकलने के लिए बाहर, तो ऐसा जुगाड़ करते हैं, mg के कंपोनेंट को छोड़ते हैं। ठीक है, mg कंपोनेंट को छोड़ के इसी कॉन्सेप्ट पे, अब मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, नहीं तो mg के भी बेसिस पे निकाल सकते हैं, अगर मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, मगर mg को भी लेंगे अभी। ठीक है, mg वाली चीज को अभी छोड़ दो, ये समझो गाड़ी है। ठीक है, अब समझ जाना गाड़ी है, ये यहां लगा R, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लगा mg। बेटा सरफेस पे ऐसे करेगा तो क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू आर ऐसा लगा है। ठीक है,
अब बेटा इसको क्या करा मैंने, थोड़ा सा इस तरीके से किया। ठीक बेटा, ये एंगल अगर थीटा है तो इसके मैं जस्ट पीछे जाऊंगा। ठीक है, तो बेटा ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 बना रहा है तो ये थीटा जगह ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एम जी ना लेकर के बेटा इस बार तुम क्या करो, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। आर का मैग्नीट्यूड को देखो, आर है बेटा, आर का इस पार्ट में क्या कंपोनेंट रहेगा, आर कॉस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये होगा, क्या जाएगा बेटा, आर साइन थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं म्यू आर। बेटा म्यू आर हमारा है ये, अगर ये म्यू आर है बेटा तो यहां पे क्या आएगा, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कुछ इस तरीके से फोर्स है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। एक मिनट बेटा थोड़ा वेट करना, तो देख लो वीडियो भी चल रही है कि नहीं। हाँ वीडियो चल रही है। एक काम कर सकते हो बेटा, ये है कि बेटा ये एंगल क्या है, फोर्स म्यू आर। ठीक है, ये म्यू आर है ना बेटा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो ये भी तो म्यू आर ही रहने वाला है। ठीक है बेटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो बेटा इस डायरेक्शन में क्या होगा, म्यू आर कॉस थीटा, और इसके बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, म्यू आर साइन थीटा। ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, ये इस डायरेक्शन म्यू आर है। ठीक है, इस डायरेक्शन में म्यू आर है। ठीक, तो बेटा इस डायरेक्शन में अगर म्यू आर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, थीटा थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से म्यू आर कॉस थीटा, और वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड म्यू आर साइन थीटा। अब बेटा ये देखो, आर साइन थीटा और म्यू आर कॉस थीटा टूवर्ड्स द सेंटर होंगे, क्योंकि कर्व अगर ऐसा है तो सेंटर यहाँ होगा, यहाँ तो होगा नहीं सर्कल का, कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब बेटा यहां पे अगर ऐसे कर्व है तो कर्व के लेफ्ट राइट हैंड साइड में होगा, क्योंकि कर्व अब ये है, इस डायरेक्शन का सरफेस है कर्व की। ठीक है, इंटरनल सरफेस। ठीक है, कर्व के इंटरनल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर होता है सर्कल का, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो बेटा सेंटर कुछ यहाँ होगा, तो देखो ये जो फोर्स लगी आर साइन थीटा और ये जो फोर्स लगी म्यू आर कॉस थीटा, ये दोनों कंपोनेंट मिलके मुझे क्या देंगे, mg, mg स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों कंपोनेंट बेटा मिलके मुझे क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ, mg और म्यू आर साइन थीटा, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, आर कॉस थीटा के, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ये नीचे की साइड लग रहा है और ये क्या लग रहा है, आर कॉस थीटा ऊपर की साइड। ठीक, तो मैं यहां ये लिखूं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक मिनट बेटा चौक ले लें, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन म्यू और साइन थीटा, म्यू और साइन थीटा प्लस mg इज इक्वल टू क्या होगा, आर कॉस थीटा। इन दोनों का सर आर कॉस थीटा के बराबर होगा बेटा, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। ठीक है, यहां से बेटा आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो क्या निकलेगी, आर, पहले इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, आर म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस mg इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से r क्या बनेगा बेटा, बनेगा आपका क्या, mg cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक आ रहा है,
हाँ ठीक है बेटा, ये हमने आर निकाल लिया, आर में नॉर्मल फोर्स निकाल ली। अब बेटा ये थोड़ी मैथमेटिक्स से देख सकते हो, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस आर कॉस थीटा होगा, आर कांस्टेंट लेंगे तो क्या होगा न्यू साइन थीटा, और ये इधर आएगा तो माइनस कॉस थीटा प्लस एमजी को मैं माइनस लेके गया तो माइनस एमजी, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा बेटा, यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक, अब बेटा ये तो हो गई पहली इक्वेशन। चलो अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर लें। एक मिनट, अब बात करते हैं बेटा क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स mg स्क्वायर बाई आर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। बेटा म्यू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा टूवर्ड्स द सेंटर किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है बेटा, यहां पे mg स्क्वायर बाई आर, कैपिटल आर कॉमन लेते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब इसकी बात कर लिए। ठीक है बेटा, यहां पे प्लस माइनस आर की वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूंगा तो कुछ खतरनाक चीज तो नहीं आएगी ना। आर की वैल्यू बेटा यहां रख दो, कैपिटल आर की वैल्यू यहां से रखोगे तो बेटा क्या आएगा mg, साथ में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, वैल्यू ज्यादा कुछ कम दिया, और क्या हो जाएगा साथ में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बेटा m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और कुछ कैंसिल होगा तो बेटा v की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, क्या आना चाहिए देखें एक बार, कुछ आ रहा है ऐसा, साइन थीटा प्लस ये, हाँ बेटा ये तो आ रहा है। ठीक है, चलो ये बेटा आपके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, कि अगर इस वेलोसिटी से आप मूव करें तो भी क्या होगा बेटा, हमारा काम चल जाएगा। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कि जिससे क्या होगा, हम ऐसे बैंकिंग में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इससे ज्यादा रही तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसा करो बेटा, इसको कॉस को बाहर निकालना जा रहा है, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा फॉर्म आ जाएगा। मैं भी गारंटी नहीं दे रहा हूं बेटा, कॉस ऊपर से और कॉस नीचे से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ तो कॉस थीटा आएगा। ठीक है बेटा, कॉस यहां से लोगे कॉस यहां से लोगे तो कैंसिल ही हो जाना है, तो मैं नहीं लिख रहा हूं ये। ठीक है, स्टेप बचा रहा हूं बेटा। कॉस अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा, टेन। ठीक, और यहां पे क्या बचेगा, सिंपली म्यू। नीचे से जब मैंने कॉस लिया तो यहां क्या बचा, 1 माइनस, वहां क्या बचेगा, नीचे कॉस होगा तो म्यू टेन थीटा। कुछ ऐसा समथिंग बच रहा बेटा, देखना आर जी टेन प्लस म्यू, ठीक है बेटा, बहुत सही। ये एक और एक्सप्रेशन है, ये मैं भी आपको थोड़ा आसानी दे याद करने के लिए। ठीक है, अब बेटा यहां पर एक केस लेते हैं। ठीक है, और वो केस क्या है, वो केस है बेटा, अगर बैंक लोड परफेक्टली स्मूथ हो, क्या
व्हेन केस एक ही केस है, वो क्या, व्हेन banked road is perfectly smooth। ठीक है, फिर परफेक्टली स्मूथ है तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। यहाँ वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया तो क्या बना, बचा हमारे पास v इज इक्वल टू रूट में आर जी, साथ में म्यू 0 हुआ तो यहाँ बचा टेन थीटा, और यहां म्यू 0 रखा तो क्या हुआ, 1 ही बचा। तो बेटा जो v हुआ वो क्या हो गया, आर जी टेन थीटा। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, v इज इक्वल टू रूट आर जी तो हो गया बेटा, यहां पर म्यू हो गया, बेटा यहां पर फिर हम क्या फाइंड करेंगे, अच्छा बेटा ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, ये भी हमें पता है। ठीक है बेटा, इसका ऐसा करो, इसको v स्क्वायर आर मैक्स, सॉरी v मैक्स इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा कर लो, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कितना एंगल हम बनाएं तो जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम वो कितनी होगी। ठीक, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे, एज एंगल इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि 10 में जैसे जैसे एंगल बढ़ाता हूं वैसे वैसे क्या होती है, 10 की वैल्यू बढ़ती है, और जैसे जैसे 10 की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो टेन थीटा वो किसके बराबर होता है, v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। ठीक है, एक परफेक्ट इक्वेशन लाने के लिए बेटा बहुत घुमा फिरा के वही जुगाड़ करना पड़ता है जो चाहिए। अब बेटा एक चीज यहां पे देखना, इसको तो अभी हटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं, इसे बेटा इस डायग्राम को देख के डर लग जाता है मुझे कि बनाऊंगा कैसे। बेटा यहां पे हमें मालूम पड़ गया 10 की वैल्यू क्या है। अब बेटा एक और रिलेशन बनता है, वो क्या है कि बेटा ये देखें, हमने इसकी हाइट h मानी थी, जो बैंक हुआ था कर्व कुछ ऐसे समथिंग, रोड ऐसे सामने आपके फोन की स्क्रीन पे आ रहा था, रोड कुछ ऐसे तिरछा तिरछा बना जा रहा है। ठीक, तो बेटा ये एंगल कुछ थीटा था, और बेटा ये जो लेंथ होती है रोड की, ये मैंने b मान ली, क्या मान ली, b मान ली। ठीक, तो बेटा जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, यहां से ये बताइए। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक मिनट रुक जा जरा, पाकिस्तान बुक का क्या था, हाँ बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो बेटा परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, हाइट, बेस, यहाँ ओ ले लो, ए ले लो, बी ले लो, तो क्या है OA। बेटा इस OA को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस से आप निकालोगे तो OA क्या होगा आपका, बड़ी साइड, क्या है हाइपोटेनस, बड़ी साइड है। तो बेटा ये रहा हमारा फॉर्मूला, तो क्या हो गया h अपॉन रूट में v स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अब इस टेन थीटा की वैल्यू यहां पुट करिए, तो बेटा यहां पे अगर मैं पुट करूंगा तो जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, h v स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू v मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक, अब बेटा यहां पे एक कंसीडरेशन क्या है, और वो कंसीडरेशन क्या है कि जो रोड की चौड़ाई जो होती है, जो रोड की जो चौड़ाई होती है वो हाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक, in practical cases v is very much greater than height। ठीक, रोड चौड़े होती है हाइट से। ठीक है, जो जिस एंगल से ये रोड
की लंबाई जो बढ़ाई जाती है, हाइट बढ़ाई जाती है, इसकी कंपेरिजन बहुत चौड़ी होती है। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं बता रहा हूं। सॉरी बच्चों, स्पेस रनिंग आउट हो गया, इस वजह से वीडियो पूरी नहीं बन पाई। बाद में मुझे मालूम पड़ा तो फिर मैं यहाँ आपको वापस बता देता हूँ, ठीक है। जहाँ से वीडियो पहुंच गई थी, जब पूरी बना ली वीडियो बेटा तब मालूम पड़ा कि वीडियो तो पूरी हो चुकी थी। यही ड्रॉबैक है डिजिटल का, ठीक है बेटा। कहाँ पहुंचे थे? ओ ए, अच्छा ओ ए निकाल दिया था, tan थीटा निकाल दिया, ये निकाल दिया बेटा। देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इसी के आसपास से वीडियो बंद हुई है, ठीक है। तो बेटा tan थीटा ये है और tan थीटा ये है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो बेटा क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी मैक्स या वी लिख दीजिए, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज्यादा हुई तो फिर से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये हुआ हमारा रिलेशन। अब बेटा अगर मैं यहां से बी निकालू, प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूं, इन प्रैक्टिकल केसेस, ठीक है। अगर किसी को बोर लग रहा हो कि पढ़ा चुके हम फिर से पढ़ा रहे हो, तो बेटा यहीं पे कहीं रुकी थी वीडियो, ठीक है। हमने पूरा खत्म कर दिया, उसके बाद मालूम पड़ा, क्लियर। तो ये क्या है, इन प्रैक्टिकल केसेस जो हमारा विड्थ होती है रोड की, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू हाइट। इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है बेटा। और ये चीज मैंने बताई भी थी कि रोड हाईवे पे जाओगे तो उसकी हाइट, लंबाई ज्यादा होती है तो उसकी हाइट क्या होती है, कम, ठीक है। तो इस रूम से भी ज्यादा बड़े बड़े रोड होते हैं, ठीक है। तो वहां उनके कंपैरिजन में हाइट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे, हाँ यहां पे, तो यहां पे देखो बेटा बी बहुत बड़ा है, क्या है, बी बहुत बड़ा है एफ से। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 एच अपॉन बी लिख सकता हूं। मीन एच अपॉन बी का रेशियो 1 से क्या होगा, बहुत ही क्या होगा बेटा, छोटा होगा, ठीक। मीन एच अपॉन बी का रेशियो जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा इन कंपेरिजन टू 1। सॉरी बेटा, ठीक बेटा। तो यहां पे देखिए एच अपॉन बी का रेशियो बेटा 1 से अगर बहुत ही छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां से बी कॉमन लूं तो यह क्या बचेगा बेटा, एच बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां 1 बचेगा, यहां एच अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एच अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा मैक्स भी लिख सकते हो, वी भी लिख सकते हो, मैं पहले बोल दिया हूं, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं रिटेन कर सकेगा, ठीक है। बेटा एक बार बताओ, ये वैसे ही 1 से बहुत छोटा और उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। ऐसे समझिए कि अगर ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा आंसर, और छोटा हो गया, ठीक है। 6 से आना चाहिए 3, 3 से, ठीक। बेटा देखो क्वांटिटी ये थी, इसका स्क्वायर करने पे और छोटी होगी, अब इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले से क्वांटिटी छोटी है 1 से, बहुत ही ज्यादा छोटी है, वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 है, और उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी 1 के कंपेरिजन में। मीन इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट करोगे तो क्या होगा, सिंपली 1 रहेगा, √1 की वैल्यू 1 ही रहती है, तो यहां बचेगा क्या, एच अपॉन बी इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी। बेटा ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हैं, कभी कभार हाइट पूछ लेता, विड्थ पूछ लेता रोड की, उसके लिए ये फॉर्मूला, एक एंगल के लिए दूसरा, और साथ ही साथ जो वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला आया था, जो भी आया था √rg1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन जो भी था समथिंग, ठीक है। वो ये 3 जो हमारे फॉर्मूले हैं, ये इस बैंकिंग ऑफ रोड के इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इन 3 से पूछे जाएंगे, और चौथा कोई केस बनने के चांसेस नहीं रहते एग्जाम में, ठीक है। कैसा भी एग्जाम तो, एग्जाम तो बोला हूं, एग्जाम नहीं बोला हूं, ठीक। तो बेटा ये था आपका बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। अब वीडियो कट होने की वजह से बेटा जब पूरे फ्लो में निकल दिया पढ़ाई, उसके बाद मालूम पड़ रहा है कि वीडियो बंद है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा
तो ये था आपका पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फ्रिक्शन की बात कर ली, एप्लीकेशन की बात कर ली, ठीक। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो लगाएंगे हम लोग लाइव डाउट सेशन में, ठीक है। और रही बात अगले चैप्टर की, तो वो होगा हमारा वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, क्योंकि अगर आपको वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है, जो पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वो सारे सारे कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होती हैं वो सब के सब उसी एक मतलब कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो केवल एक चैप्टर के बेसिस पे। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये चीज लिख लेना बेटा ध्यान से। देखिए खत्म होते होते भी एक पॉइंट याद हो गया, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। बेटा ये पाथ पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और क्या बोलते हैं इसे, डिसिपेटिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं, और डिसिपेटिव फोर्सेस, ठीक है। नहीं तो ये भी मैं भूल गया होता, ठीक है। अच्छा वो वीडियो रुक गई, आपको ये पॉइंट मालूम पड़ गया कि फ्रिक्शन क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है, डिसिपेटिव फोर्सेस होती है। मेन ये पाथ डिपेंडेंट होती हैं। कंजर्वेटिव का मतलब होता है बेटा पाथ डिपेंडेंट, और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब होता है पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, लंबी थोड़ी वीडियोस हैं क्योंकि 4 या 5 वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है, इसलिए थोड़ी लंबी बन गई है, मगर क्लियर कट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। थ्योरी में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉम्प्लेक्शन नहीं है, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, ठीक, इजी है। बस थोड़ा आपको क्या करना है कि किस फॉर्मेट में फॉर्मूला लाना है ये सीखना होगा, ठीक है। मैं तो भूल जाता हूँ फॉर्मूले, तो इस वजह से कल का बार मैं फंस जाता हूँ, ठीक। तो ये है आपका ओवरऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे वो वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।